अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। वी आर फ्रॉम लाइव लाहौर स्टूडियो। मुझे कहते हैं सुहाव सर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर। पूरे 1 घंटा मेरा और आपका साथ रहेगा, लेकिन उस साथ को शुरू करने से पहले हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है। लेकिन फर्स्ट वर्किंग डे के थोड़ी देर बाद ही आ जाएगी ईद कुर्बा, और इसकी तैयारी मुझे यकीन है इस बात का कि जोरों शोर से जारी होगी। कल संडे था तो हमने ये देखा कि खबरें भी आपने बहुत सारी देखी होंगी, मवेशी मंडियों में काफ़ी ज़्यादा रश है। लेकिन आप जहाँ भी जाएं, जो भी करें, जिस तरह से आपने अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करना है, बस एक चीज़ कीप इन माइंड रखें, वो ये है कि आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है प्रिकॉशंस का। मवेशी लेने जाएं, लेकिन मवेशी के साथ कोविड-19 को घर लेकर ना आएं। डेल्टा वेरिएंट पर पूरा एक डिटेल प्रोग्राम हमने किया। अब हम आज जरा ईद कुर्बा की बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में इस बात को कोट करना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर इस वेरिएंट की इंटेंसिटी को सिर्फ अगर समझ ही जाए। पहले हमें एक वैक्यूम मिलता था, एक स्पेस मिलती थी, बहुत सारे सिम्टम्स आते थे, लेकिन एपिसेंटर इंडिया कहा गया है इस डेल्टा वेरिएंट को, जिसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता इसको रियलाइज करने का कि बीमारी कितनी देर से हम पर हमलावर हो चुकी है। तो आपने करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, जिसके लिए मैं आपको बहुत फोर्स करती हूँ। आप भी रोजाना कहते होंगे कि सुहा कम से कम एक प्रोग्राम में 10 दफा ये बात करती है कि खुदारा जाएं और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन के बारे में सिर्फ एक एम्बिग्विटी जो मैं आज एक बार फिर से दूर कर देती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोविड-19 से बिल्कुल ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा इलाज मुआवजा नहीं है अभी तक जो कि बाकायदा तौर पर कहा जा सके कि कोविड-19 के लिए है। ये वैक्सीनेशन जो है, ये कोविड-19 से लड़ने की कुव्वत मुदाफत को आपके अंदर सिर्फ बढ़ाता है या कुव्वत मुदाफत को पैदा करता है। तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज इस बात से कर लेते हैं कि कभी कभी आप फॉर नो रीजन खुश हो जाया करें। मतलब आज अगर आप बाहर से अगर आप अपने ऑफिस पहुंचे हैं तो मौसम बड़ा अच्छा है, गाड़ी में कोई गाना अच्छा लग गया है, अगर आपको सुबह सुबह अच्छी चाय मिल गई है ना, तो इसी से खुश हो जाए। लेकिन हमने अपनी खुशियों को कर दिया है कंडीशनल। जॉब होगी तो खुश होंगे, तो खुश होंगे, ग्रेड अच्छा आएगा तो खुश होंगे, XYZ हमने खुशी को मंजिल। आज कोशिश करें स्माइल दें 100 अपने दिन का आगाज। दिन के आगाज में जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे आने वाली है, हम करते हैं एक्सरसाइज के लाहौरी हैं, हमने खाना भी क्यों भी होगा, ढेर सारी पुलाव बनाएंगे, जोर चलेगा घरों में, पकवान बनेंगे, लेकिन थोड़ा हल्का रखना है। अब क्या नहीं खाना बचाना, मुझे इस बात का अंदाजा है, किस तरह से प्रिकॉशन में भी थोड़ा आपने कि आपका मैदा डिस्टर्ब ना। सूरत हाल में जो कि मुझे पता है कि होगा, करना चाहिए, घर में बैठकर बात करेंगे। ईद के हवाले से बात कर रहे हैं तो आपका ख्याल रखेंगे कि आपकी सेहत के बारे में भी खास तौर पर ख्याल रखा जाए। मेरे साथ जो पैनल मौजूद होगा उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, इन्हें कहते हैं ये MS म्यू अस्पताल है। आज इनको बुलाने का प्रोग्राम में मकसद सिर्फ ये कि आपको अच्छी अच्छी टिप्स दी जा सके कि आपने बड़ी ईद पर बड़ा गोश्त खा के किस तरह से सेहतमंद रहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। इनके बिल्कुल साथ एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक में, और उनका तारुफ मैं आपसे ब्रेक के बाद ही कराऊंगी। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं ताकि एक बार फिर से हम कंटिन्यू कर सके। गुड मॉर्निंग लाहौर। फिर से आपकी टेबल भी ऑन टाइम, हमारी आपसे चिट चैट करने प्रोडक्टिव बात भी की जा सके, आपको एटलीस्ट ईद पर जरूर हम आपके बारे में बात करेंगे, खाएंगे या बहुत ज्यादा, तो किस तरह से आपने अपनी सेहत का एक और गेस्ट ब्रेक में हमें मैं आपसे करा देती हूँ। वैस आबिदी ने कहते हैं अमराज़े मैदा है, तो आपके स्टमक के साथ जो आप ज्यादती करने वाले हैं ईद के दिनों में, उसके हवाले से डिटेल से हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और प्रोग्राम का आगाज़ इस बात से कर लेते हैं कि आपने पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ईद पर आप जो 2 दिन बाकी रह गए, एक आज का दिन और एक कल का दिन, इन 2 दिनों में अगर आपने मवेशी ख़रीदने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो बीइंग अ डॉक्टर आपको क्या सजेशन दिया जाता है कि आपको बहुत दफ़ा 12 दफ़ा इस बात के बारे में समझाया गया है कि प्रिकॉशंस करें। लेकिन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ईद आ रही है डॉक्टर साहब, ईद पर चूँकि आप ज़्यादा खाते भी हैं और घर में भी रहते हैं, ज़्यादा वक्त घर में भी गुजारते हैं, तो प्रिकॉशंस के अतबार से मास्क, सोशल डिस्टेंस, इसके अलावा आप क्या एहतियाती तदाबीर है जो कि घर बैठ के जो घर वाले लोग हैं उन्हें क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रो में थोड़ा सी डिटेल बता दी। ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हदीस मुबारक में इसकी अहमियत बार बार बयान फरमाई।
तो नो डाउट, लेकिन इस वक्त जो हमारी सूरत हाल इस ईद पर लास्ट ईद पे थी वो एक बिल्कुल एक्सेप्शनल है, बिल्कुल ऐसी है। और बहुत ज़्यादा एक इमरजेंसी की और एक न्यूज़ जैसे क्रिएट हुई है, स्पेशली कोरोना और कोविड इसकी वजह से, और एक दोबारा जो एक फोर्थ वेव की तरफ खुदा न खास्ता हमारी तरफ एक अल्लाह बचाए जाने की हो रहा है कि डेल्टा वायरस, जिसका अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया। अभी मैं हॉस्पिटल में यस्टरडे 4 से 5 पेशेंट्स डेल्टा वायरस की इनिशियल स्क्रीनिंग में स्क्रीन आउट हुए। उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, स्पेशली हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको, मैडम यास्मीन राशिद साहब जो मैडम मिनिस्टर है और नए सेक्रेटरी जो आमिर जान है, इन्होंने उसको टेकअप किया है और दोबारा रीटेस्टिंग की गई है तमाम डॉक्टर्स और तमाम रिलेटेड जो तरह में हमारा अमला था, क्योंकि इट्स हाईली इन्फेक्शन फैलाने वाला, बड़ा कंटेजियस है। तो इसको दोबारा इसको किया गया, खुदा न खास्ता कि कहीं ये ना हो कि हमारे डॉक्टर सारा अमला वो ये बहुत, जैसे आपने बताया, फ़ौरन बहुत जल्दी ये स्प्रेड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसी अपना 3 चीज़ें हैं जो कि वज़ीर आला साहब, हमारा मीडिया स्पेशली इस चीज़ पे और इतना चाहिए, हमारी कौम ने कुछ डाल दिया कि हम बुनियादी कौम है। देखिएगा 3 चीज़ें उसको यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंस है, और तीसरी सिंपल है, बिला ज़रूरत रश वाली जगहों पे अवॉइड कीजिए जाने से। अच्छा डॉक्टर इफ्तिखार साहब, ये कहिएगा कि हम तो देखिए हम शो कर रहे हैं, मैं बीइंग अ होस्ट इस हॉट सीट पे बैठकर बहुत दफ़ा जो भी बात कर सकती हूँ आप तक पहुँचा देती हूँ, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप पहली, दूसरी वेव और तीसरी वेव की बात करें और उसके बाद डेल्टा वेरिएंट की बात करें, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आ गया। अब आपको किसी ने इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी इस हवाले से कि आपने ये चीज़ें बतानी है और इस तरह से आपने निकलना है, लेकिन हमने देखना क्या है, लेकिन इस ईद के दौरान किस तरह से हमने एहतियात करनी है ताकि ये वेरिएंट है नहीं है, कहाँ पहुँचा है, कहाँ तक आया है, इससे निकल कर अब ज़रा ईद की तैयारी आप करें। लेकिन ईद की तैयारी में आपने किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है? कोविड-19 के अलावा भी खाने पीने में आपने हाथ काफ़ी हल्का रखना है, जो कि हम नहीं करते और मुझे यकीन है इस बात का कि हम करेंगे भी नहीं। डॉक्टर वैस, ईद चूँकि आ रही है और ईद पे हमारी बड़े सारे प्लान्स पहले हो जाते हैं कि अम्मा को हम एक लंबी सी लिस्ट मेन्यू पे दे देते हैं, हमें ये चाहिए, सब कुछ खाएं, सब कुछ खाना भी चाहिए, लेकिन कहाँ पर हम ज़्यादती करते हैं और कहाँ पर मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं कि ईद के पहले दिन ही आप आउटडोर्स देखें या अस्पताल देखें तो रश बढ़ जाता है एकदम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ईद का इस्लामी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सुन्नत इब्राहीमी है। अगर उस वाक़े पे थोड़ा सा नज़र दोहराएं तो एक अजीम कुर्बानी, एक अजीम एक सब्र का दर्स जो है वहाँ से मिलता है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर याद रखते हुए हम ईद के दिन गुजारना शुरू करें तो मेरा ख्याल है मैदे के अमराज जो हैं, इसके मसाइल जो हैं, ये काफ़ी हद तक बेहतर किए जा सकते हैं। अब हमने बड़ी दफ़ा सुना कुर्बानी के गोश्त के जो मुज़र असरात हैं, आपने भी जैसे जिक्र किया, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जो रेड मीट है, इट्स अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 एंड मेनी अदर विटामिन्स। और रेड मीट में जो मटन है, ख़ास तौर पे बकरे का गोश्त जो है, ये कंपैरेटिवली लो इन कोलेस्ट्रॉल है, लो इन कैलोरीज़ है एज़ कम्पेयर टू बीफ और बाकी सारी चीज़। तो ये तो एक मौका है कि हम अपनी बॉडी को जो है रिप्लेनिश करें उन सारी डेफिशिएंसीज से जो कि शायद पूरे साल में या रमज़ान के बाद थोड़ा बहुत किसी हद तक हो चुकी है। होता क्या है कि शायद थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट के खाने से और बार बार खाने से और 2 खानों के दरमियान प्रॉपर वक्फा ना करने से बहुत सारे लोग इस मर्ज़ का जो है वो शिकार हो जाते हैं। कुछ मौसम भी ऐसा है, कुछ कोविड की भी अभी बात हुई और कोविड की बहुत सारी जो है वो आपको पता सिम्टम्स है, और इसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं वो भी बहुत कॉमन हैं। तो हमने इस ईद पे इस चीज़ को भी याद रखते हैं कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, जो डायरिया है, जो नौजिया है, जो कि वैसे भी हर ईद पे हम फेस करते हैं, इस दफ़ा हम थोड़ा सा शायद ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। अब बहुत इसको फ़ायदेमंद किया जा सकता है इस मौके को अपने लिए, अगर हम प्रॉपर रूटीन के साथ खाना खाएं। प्रॉपर कुक्ड फूड होना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त का एक मसला ये है कि इसका जो वाटर कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। कुर्बानी होती है, उधर से वो साथ ही पकना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ा सा ओवर ईटिंग के बाद जो है वो बहुत सारे लोग इमरजेंसीज़ में पहुंच जाते हैं। अगर प्रॉपरली कुक किया जाए इसको और 2 खानों के दरमियान प्रॉपर वक्फा किया जाए और साथ कुछ ना कुछ सैलड, कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनका इंटेक अच्छा रखा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला हो सकता है। अच्छा डॉक्टर वैस, आप एक बात बहुत अच्छी कर रहे हैं कि हमें 2-3 चीज़ों को कीप इन माइंड रखना चाहिए कि एक तो वेल कुक्ड हो, दूसरा आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपकी टाइमिंग्स क्या है, ड्यूरेशन क्या है एक मील से लेकर दूसरे मील तक। डॉक्टर इफ्तिखार, आप इस हवाले से बताइएगा, चूँकि हम लाहौरी हैं, आप भी बड़ा माशाल्लाह घर में खाते होंगे और ईद त्यौहार पे तो ख़ास तौर पर बेगमात का ये होता है कि ढेर सारी डिशेस बनानी है, लेकिन बनाने का तरीका हमारा ऐसा होता है
कि जो ज़्यादा स्टमक इफेक्ट होता है वो इसलिए कि हम चटपटे खाने बनाते हैं। अब वाइट मीट हो या रेड मीट हो, उसे बनाना कैसे है, इस चीज़ को भी कीप इन माइंड रखना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मसाले जो मैदे के होते हैं वो चटपटे खानों की वजह से होते हैं या ज़्यादा गोश्त सिर्फ खाने की वजह से? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि इस कंसल्ट, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें देखिएगा। हम अगर स्टार्ट करें किसाई से ले लीजिए, हम अनाड़ी किसाई को लेते हैं जो गोश्त का बड़ा गर्क कर देते हैं, अमूमन 90% ऐसा हो रहा है। अब मैं अपने हॉस्पिटल के बताता हूँ कि कुछ लड़कों ने छुट्टी मांगी मुझसे, मैंने कहा क्यों जाना चाहते हो, दे सेड कि हमने जनाब इस तरह कुर्बानी में बकरे ज़बह करने हैं, और वो बिल्कुल ट्रेन नहीं है, नंबर 1। अच्छा, वंडर एक तो उनकी गलत वहाँ पे ज़बह किया जाता है, गोश्त गलत तैयार किया जाता है, हड्डियों को गलत तरीके से तोड़ा जाता है। अच्छा। जब हम अंडर कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, अंडर कुक होता है जल्दी से, ताकि सारे मेहमान जमा होते हैं जल्दी से उसको इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात जैसे की कि अगर थोड़ी सी देर जब उसे ज़बह कर लिया जाता है, अगर उसको लटका के छोड़ दिया जाए, एक हमारा एक टर्म होती है जिसको हम मेडिसिन में इसके ज़बह करने के बाद कोई अगर 4 से 5 घंटे दे दिया जाए तो गोश्त की जो होती है उसके लसो अपने नॉर्मल पे उस पर एक अकड़ा पैदा हो जाता है जो नॉर्मल चीज़ होती है। अब रूटीन में जो गोश्त खा रहे हैं जो पाकिस्तानी अमूमन यूज़ कर रहे हैं, एक तो पानी लगा के उसे मेंटेन किया जाता है, फिर उसकी कोई आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि गोश्त कैसा अच्छे जानवर का है, सेहतमंद जानवर का है या बीमार जानवर का है। कुर्बानी का तो हमेशा एक इंसान की हमेशा कोशिश मुसलमान की होती है कि अच्छा जानवर लिया जाए, सेहतमंद जानवर हो। फिर हम उसे टाइम नहीं देते, एक हमारी पहले कटिंग उसकी ज़बा सही नहीं किया हुआ, जब पकाया जाता है अंडर कुक होता है, फिर मसाला जात हम पता नहीं ईद में क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, रूटीन में हम नहीं करते, खाने बनाने होते हैं हमने। और वो मसाला जात भी हम बाजार से यूज़ करते हैं, अगर करें भी सही तो अच्छी कंपनी से लें। और उसके बाद जब खाया जाता है तो फिर वो ऐसे बेहंगम तरीके से, जो पहले ऑलरेडी गोश्त के पीसेस में हड्डी के पीसेस होते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो एमरजेंसीज आना शुरू थे फलास मैनी ईयर्स हम कर रहे हैं जनाब में मेरा सर्विसेज, फिर म्यो में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, डॉक्टर साहब इसको देखेंगे, हमारे सबसे पहले गले में हड्डी फंसने के औकात ज़्यादातर केसेस इस नौयत के होते हैं। हमारा इस दौरान हम लगभग, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें मिनिस्टर साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने और नए सेक्रेटरी ने हमें दिया है कि हमारी इमरजेंसीज तो वैसे भी ओपन होती हैं, लेकिन इन दिनों में हम बहुत ज़्यादा ऑन टोज होंगे, हमारी तमाम इमरजेंसीज ओपन है, हमारे कंसल्टेंट्स जो ऑन ड्यूटी हैं वो वहीं पर मौजूद होंगे, क्योंकि ये अगर खुदा ना खासा कोई बच्चा है या बड़ा है जिसको हड्डी फंसने के बाद तो उसमें बड़ी सीवियर कंप्लेंट्स और बड़ा उसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। और आप ये देखिए कि अगर ऐसा ईद वाले दिन हो जाए तो सोचिए आपकी तो ईद खराब हुई, आपके घर वालों की अलग खराब हो गई है, मतलब आपने ईद को सेलिब्रेट करना है, आपने मनाना है, वो खुशी का मौका है। लेकिन अगर इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो जब आप अस्पताल पहुंच जाएंगे तो पूरा दिन तो आपका ज़ाया भी हो गया, ख़राब भी हो गया। तो आपने ईद ख़राब थोड़ी ना करनी है, आपने तो ईद मनानी है। डॉक्टर वैस, इस हवाले से बड़ी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं। एक तो चले आपने कहा कि अब का मील का जो एक होना चाहिए, एक मील से लेकर दूसरी मील का टाइम, वो आपने कहा। उसके बाद मेकिंग के हिसाब से हम जो खाना बनाते हैं ना, हमने इस तरह से बनाना होता है कि मेरे ख्याल से जो उसकी अपनी इंटेंसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो वाइट मीट हो, वो आपका रेड मीट हो, उसकी अपनी इंटेंसिटी क्यों ख़त्म हो जाती है कि हम मसाले इतने डाल लेते हैं या भून इस तरह से लेते हैं। तो ये मेकिंग प्रोसीजर्स जो है ये आपको ज़्यादा डैमेज नहीं करते इंटरनली आपकी सेहत को? ट्रेडिशनली साउथ एशियन खाने जो हैं वो चटपटे खाने मशहूर है ना, ऐसा ही है। मतलब हम अगर कभी वेस्ट में भी जाएं तो हमारा खाना इस ट्रेडिशन की वजह से हम शायद थोड़े से फेमस। तो जो चटपटा खाना है उसको बनाते बनाते कभी कभी हम उसका जो असल असर है, जिस तरह अभी वाइटामिन्स की बात की और बाकी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है, कभी कभी हम उनको बाकी ज़ाया कर देते हैं। इसमें डॉक्टर साहब की बात को कैरी ऑन करना चाहूँगा, वो हड्डी फंसने वाला जो मसला है उसके लिए इमरजेंसी एंडोस्कोपी की सहूलत भी अब मौजूद है। तो अगर किसी सर्जरी के बगैर इमरजेंसी एंडोस्कोपी के साथ उसकी रिट्रीवल कर ली जाए और उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर ली जाए तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है वो फ़ायदा है मरीज़ों के लिए कि सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आजकल जो है इमरजेंसी एंडोस्कोपीज़ जो हैं उनकी सहूलत भी मौजूद है। वापस आते हैं इसी पे, देखें जो ग्रिल्ड फूड है वो शायद आपको इतना नुकसान नहीं देता, लेकिन जो एडिड स्पाइसेस हैं, जो सॉल्ट वगैरह है, जो कुर्बानी का गोश्त है, इट्स हाई इन पोटेशियम और लो इन सोडियम। लेकिन हम ये देखते हैं कि अक्सर बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं इसके साथ। इट्स नॉट ओरिजिनली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन दैट वी टेक, बल्कि वो जो एडिड सॉल्ट्स और स्पाइसेस हम ऐड करते हैं वो उसके साथ आते हैं। हमें कैटेगराइज करना चाहिए। देखें अक्सर बहुत सारे लोग वो आएंगे जिनको शुगर का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है या गुर्दों का मसला है, उनके लिए कुर्बानी का गोश्त उस तरह से पॉसिबल नहीं है, उस तरह से फ़ायदेमंद नहीं है। रिकमेंडेड है कि आप 70 ग्राम्स पर डे जो है मीट से ज़्यादा ना लें, यानी 1 ग्राम पर केजी बनता है ना। तो कुर्बानी के दिनों में अक्सर ये होता है कि हम इससे बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाते हैं, तो 6 घंटे का एक वक्फा होता है वो नहीं लेते। और हमें कैटेगराइज करना होगा कि जो पेशेंट्स हैं, ख़ास तौर पे दिल के मरीज़ और जो गुर्दों के मरीज़ हैं, उनको ये ऑर्गन मीट्स अवॉइड करने चाहिए। ऑर्गन मीट का जो कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट है
वो बाकी मीट से ज़्यादा होता है। Very जो good दिल point. के मरीज़ हैं और जो बाकी हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं जिस तरह तिली है, सॉरी ये जो जिगर और कलेजी और इसके अलावा जो है गुर्दे को पूरे और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और ये हमें उनको गाइड करना है, एजुकेट करना है कि बीमारियों के साथ ये चीज़ें नहीं, आप सिर्फ प्रोटीन लें और प्रोटीन भी इस तरह से बनाएं कि उसमें एडिड स्पाइसेस और जो आपका टेस्ट वाला जो कंटेंट है वो कम हो, ताकि आपको फ़ायदा हो, उसका नुकसान ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं इस बारे में कि चलिए हम तो एक आम आदमी की बात करें जो मुकम्मल सेहतमंद है, जिसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज़, गुर्दों का कोई मर्ज़, दिल का कोई मर्ज़ ऑलरेडी है, तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक क्वांटिटी स्पेसिफिक जो डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि एक क्वांटिटी है ना जो आपको लेनी है सारा दिन में? अगर आप ईद के 3 दिन की बात करें तो 3 दिन आपने खाना तो मीट ही है, ये तो बात तो 110% कन्फर्म है। लेकिन साथ कुछ ले लिया जाए, मतलब अगर सैलड की बात करें या सब्जियों की बात करें या चावल की बात करें, अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है वो पुलाव खाएगा तो ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारा मीट भी होगा, साथ चावल भी होंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करेंगे। तो जो ऑलरेडी किसी डिजीज़ का शिकार है उन्हें कितनी एहतियात करनी चाहिए? जी, सवाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह बताया। देखिए, जिनको ऑलरेडी कोई इलनेस है, जैसे गुर्दों की बीमारी है, उसके लिए भी तो प्रोटीन्स की हमें बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है। उसी जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, उसमें एडेड जो स्पाइसेस हैं, या उसके बाद जो हमारा दूसरा, हम थोड़ा सा इत्तदाल, जो दीन का हमारा एक मज़हब की एक तालीम है कि हद इत्तदाल में रहिए। स्पेशली इलनेसेस के मरीज़ों को इस मामले में ज़्यादा अपने कंसल्टेंट से बग़ैर पूछे इसको इस्तेमाल मत करें, या अगर करना भी है तो एक ख़ास हद तक जो कंसल्टेंट इनको डायरेक्शन दे उसके हिसाब से, और इनको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। और बड़ा क्लियर है इसमें, दही का रोल बड़ा अच्छा है। अगर दही घर की बनी हो या कवर्ड दही जो अच्छी, जैसे बाज़ार में तो ओपन मिलती है, वो तो इतनी मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हमारी मिलती है कवर्ड मिलती हैं, या घर में बनाई जाए, तो वो दही के एलिमेंट इसके साथ बहुत बेहतर रहता है। हम दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दिल के जो मरीज़ हैं उनको तो एडिड सॉल्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। हार्ट फेलियर के पेशेंट हमने कई दफ़ा देखे हैं, एक थोड़ा सा ही वो सॉल्ट को, रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा वो बाईपास करते हो, थोड़ी देर के बाद वो ब्रेथलेस या अपनी सिम्टम्स के कर जाते हैं। दे हैव, एवरीबॉडी हैव, इत्तदाल तो नॉर्मल बनी है। अब जाहिर आ गया कई दिनों तक चले, एक हमने ख़त्म नहीं करना। जो कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है कि इन दिनों हमने यही काम, कहाँ भी जाएंगे आपको भुना हुआ हाई स्पाइसी उसके अंदर ऑब्वियसली। अच्छा, फिर खाने के साथ डॉक्टर से चीज़ों को इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हमने है तो सब कुछ खा लो, कोई बात नहीं, आजकल तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। कॉम्प्रोमाइज के चक्करों में आगे की तमाम आप तैयार कर रहे होते हैं, आपको नहीं है। चलिए एक खाना डॉक्टर, वैसे लेंगे तो सुन्नत इब्राहिमी हमने इनकार कर, लेकिन हम उसके देते हैं, ये बहुत। अगर कढ़ाई खानी है, कोई इस तरह की चीज़ खानी है, साथ हमने रोटियां खानी है, साथ हमने नान खाने हैं, इस एतबार से भी आपका स्टमक कितना डिस्टर्ब होता है कि आपको घर की इंग्रेडिएंट्स से घर की चीज़ ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए किसी भी मील के साथ। और सिर्फ यही नहीं, शायद हम खाना खाने के बाद एक जो बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने लोगों से सुना है वो ये है कि खाना खाने के बाद हम बोतल का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, उसके साथ वो जो, हाँ, वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज़ इन फैक्ट अ मिथ, जो कि हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, बेसिकली इसके साथ आपको एक वो रिलीफ वाली फीलिंग तो आती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन एक्चुअली ये क्या कर रही होती हैं, ये आपकी जो कॉम्प्लेक्स जो आपकी प्रोटीन्स हैं उनको मज़ीद डाइजेस्टिव प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर रही होती हैं, कि आपकी डाइजेशन जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से, जो कि आधे घंटे में हो जानी है, जब आप इस तरह की ड्रिंक्स लेते हैं तो ये टाइम जो है ये लंबा हो जाएगा। आप उस गैस्ट्रिक जूस को डाइल्यूट कर देते हैं और फिर जो ओरिजिनली खाना आधा घंटा पौना घंटा लगता है उसको डाइजेस्ट करने में स्टमक में, उसको शायद पौना घंटा, उसको 1-1.5 घंटा लग जाता है। लेकिन जो कि एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है और एक बड़ी कॉमन मेथ है, इसलिए लोग कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको अवॉइड करनी चाहिए। ऑब्वियसली जो कार्बोहाइड्रेट आप यूज़ कर रहे हैं, साथ रोटी घर की होनी चाहिए। खमीरी रोटी और नान का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उस दिन घर में खाना बनता नहीं है तो वो रोटी पकती नहीं है, तो उसके साथ खाना खा के जो है हम उसको मज़ीद जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप इतना कॉम्पनसेट कर लें। उसके अलावा सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कभी कभी खाना खाने के बाद वो फ़ौरन एक नींद वाला जो मामला हो जाता है, क्योंकि खाना ज़्यादा खाया हो जाता है, तो एक सेटिस्फैक्शन की, वो सटाइटी की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो नींद बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है। तो खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना जो है वो भी इसको डिले करता है। तो डाइजेशन की जो डिले है वो इसमें जो है वो बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वॉक करने की एक रूटीन होती है जो कि लोग सेट करते हैं इसके लिए। जो लोग वॉक नहीं करते उनका भी डाइजेस्टिव प्रोसेस बहुत स्लो है, वो स्लो मेटाबोलाइजर्स हैं, और जब वो वॉक नहीं करते और मेटाबोलाइज लेट करते हैं
तो अल्टीमेटली वो रात को भी अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि सुबह का खाना हज़म नहीं हुआ होता प्रॉपरली, उसके ऊपर वो पाइल अप करते हैं खाना और फिर वो ब्लॉटिंग के साथ और डिस्टेंशन के साथ जो है इमरजेंसीज़ में प्रेजेंट करते हैं। तो एक कॉमन मैसेज ये है कि आप सिंपल डाइट जो है वो रखें। स्वीट डिशेस ख़ास तौर पे ईद के दिनों में काफ़ी बनी होती हैं, तो स्वीट डिशेस या फ्रूट्स जो हैं उनका इस्तेमाल बड़ी इतदाल के साथ करें, और फ्रूट्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पे खाने के एंड में ना करें। कम से कम 2-1 घंटे का वक्फ़ा होना चाहिए आपका खाना खाने के दौरान और आपकी जो फ्रूट कंजम्पशन है उसके दरमियान। उसके साथ फिर आप खाने को बेहतर तौर पे डाइजेस्ट भी कर सकेंगे, और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं विद विच अल्टीमेटली यू लैंड अप इन द इमरजेंसीज, वो आप उसको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ये मिथ्स जो है ना, ये बाकायदा तौर पर हमारी अपनी बनाई हुई है कि आपने खाने के बाद कुछ मीठा खाना है और फ्रूट्स तो हमेशा रखे ही खाने के बाद जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हम कॉमन प्रैक्टिस में अपने इर्द गिर्द देखते हैं और बजाते खुद करते भी हैं सम टाइम। तो ये मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब इस मिथ को ख़त्म किया जाए। ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब ज़रूर लेंगे कि नॉर्मली जब भी हम किस चीज़ का इंटेक करते हैं तो इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखते कि अगर वो चीज़ अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई तो दोबारा से वाई यू फील हंग्री। अगर सुबह का खाना शाम तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपका प्रोसेस जो है वो स्लो है, लेकिन उसके बाद जो हमें भूख क्यों लगती है, फिर हम ज़्यादा सारा खाकर और भी अपने आप को मुश्किल में क्यों डाल लेते हैं, इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे बात कहा था कि फॉर नो रीज़न आज बस आप खुश हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि आज एक नई सुबह आपने देखी है, बाहर मौसम थोड़ा सा अच्छा है और कल परसों ईद आने वाली है। तो बचपन में जैसे ईद के लिए आप एक्साइटेड हुआ करते थे, आज भी वैसे ही फॉर नो रीज़न आप एक्साइटेड हो जाए। अपनी खुशी को मुंसलिक ना करें, कंडीशनल मत करें, अपने लिए या अपनी ज़ात के लिए खुश होकर देखें। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। ये खूबसूरत सा आउटफिट जो है ये हमारे पास शायरा बाय हीरा आकिब का है और बड़ी खूबसूरत सी बच्ची है, बहुत अच्छा काम कर रही है और मैंने इनको इंस्टाग्राम पर रिसेंटली फॉलो किया है। तो इनके बड़े अच्छे आर्टिकल जैसे हैं जो कि ईद के लिए सेमी फॉर्मल काइंड ऑफ है। तो ज़ाहिरा बाय हीरा आकिब को आप विजिट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा आप इन्हें फॉलो भी ज़रूर करें और जो भी इनसे ईद के लिए कस्टमाइज मुझसे कीजिएगा। वैसे ब्रेक प्रोग्राम कैरी ऑन था, हम डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि अगर आपका तक डाइजेस्ट ना हुआ हो ना तो दरअसल भूख नहीं लगी होती है, जो कि खराब आपकी ईद पे ज़्यादा। तो वैसे इस हवाले से आप क्या जो है ना, बस हमें खाना है, हमें कितने खाने की ज़रूरत है, खाना है आजकल पोर्शन है। ये पोर्शन डाइट का एक नाम है कि आपको से कम खाना चाहिए, आम प्रैक्टिस नहीं करते आप। का जवाब तो हमारे मज़हब नीयत वाली बात कोई थोड़ा को रीफ्रेज करता हूँ। इसमें पार्ट ये भी होना चाहिए खाना फ्रीज़र में स्टोर। क्योंकि देखिए बात करते हैं डायबिटीज़ की, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें तो कोल्ड ड्रिंक्स और खमीरी रोटी और पता नहीं और क्या क्या, लेकिन हम अगर देखें कि हमारे बच्चे जो हैं जब ये लंच लेके जाते हैं तो इनके टिफ़िन बॉक्सेस में क्या है आजकल, प्रोसेस्ड फूड। हमें नहीं पता कब ज़िबा हुआ, कब फ्रीज़र में रखा गया, फिर हमारे फ्रीज़र में आया और 2-3 साल बाद जो है हम अपने बच्चों को जो पहला सुबह का खाना दे रहे हैं वो नगेट्स हैं या वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि ईज़ी टू कुक है, रेडीमेड है। और फिर इन्हीं बच्चों पे हम आगे जाके 19-20 साल की उम्र में जब देखते हैं या तो वो बहुत obese हैं या वो डायबिटिक हैं या कुछ और है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस ना। इसी तरह कुर्बानी का गोश्त जो है जब हम उसे बहुत ज़्यादा अनड्यू स्टोर करते हैं, और हमने देखा है बहुत सारे लोग स्टोर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो शायद ये है कि जो बीफ है वो बांटने के लिए और जो मटन है वो स्टोर करने के लिए है, और जब उसके वाटर कंटेंट के साथ उसको स्टोर करते हैं और 3-3, 4-4 महीने के बाद निकाल के उसको खाते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस करता है। अब आपके सवाल की तरफ किस तरह खाना चाहिए पोर्शन, सुन्नत नबवी है कि भूख रख के खाएं और उसी पे अमल करना जो है वो मेरा ख्याल है कुर्बानी में भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी ये भी है कि एट द एंड ऑफ इट, मतलब आप जो खाना कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोटीन रिच फूड है, इसको डाइजेस्ट करने में आपका जो फाइबर इनटेक है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो फाइबर जो है वो सैलड की फॉर्म में लें, फ्रूट्स की फॉर्म में लें, लेकिन उसका टाइम जो है वो बड़ा जो है वो आपको करना पड़ेगा। ऑर्गन मीट्स की बात हुई, एक कॉन्सेप्ट ये है कि कलेजी जो है पहले दिन जो है वो खाई जाएगी, और उसमें भी देखें चखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन आपने जो बहुत ज़्यादा जब उसको कंज्यूम कर लेते हैं ना तो सबसे बड़ा मसला यही होता है जो ब्लॉटिंग और एब्डोमिनल डिस्टेंशन और गर्ड के सिम्टम्स के साथ लोग आते हैं जिनको इमरजेंसी में भी अनड्यू हमें इंजेक्शंस लगा के ट्रीट करना पड़ता है। और फिर ऑब्वियसली ईद के दिनों में जो बाकी मरीज़ हैं वो भी तो आते हैं,
तो एक एक्स्ट्रा जो है, डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं, कि एक्स्ट्रा बर्डन जो है हमारे ऊपर ये होता है कि वो लोग जो एहतियात करके कुर्बानी के दिनों में बिल्कुल बच सकते हैं, हमारी बेड ऑक्यूपेंसी कम कर सकते हैं, वो लोग भी एक इमरजेंसी में रश डाले हुए होते हैं। और कोविड के दिनों में ऑब्वियसली हम लोगों को यही एजुकेट कर रहे हैं कि कोशिश ऐसी करें कि कम से कम आपको हॉस्पिटल आना पड़े, कम से कम गैदरिंग्स में जाना पड़े, ताकि हम कोविड को जो है वो किसी हद तक अवॉइड कर सकें। डॉक्टर वैस, एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस्लाम देखिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, हमें हर चीज़ के बारे में पहले इंडिकेट कर दिया गया है, पहले बता दिया गया है, अब बशर्ते कि हम उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक में भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। आप पानी की एग्जाम्पल दे रहे थे, हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है, ज़्यादातर हमें मैंने बहुत सारे लोग कहते हुए सुना कि हमें सुकून ही नहीं आता, हमें मज़ा ही नहीं आता जब तक हम खाने के बाद पानी ना पिए। अहकामात ये कि आप खाने से पहले पानी पिए, बाद में खाने की जो चीज़ें हम इंटेक करते हैं वो कितना डैमेज करती हैं आपके स्टमक सिस्टम को? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर वैस ने बड़ी अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया। मैं आपको मौलाना मोहम्मद अली जौहर की एक सेइंग बता दूं कि उन्होंने एक दफ़ा फरमाया था कि जूं जूं साइंस तरक्की करती जाएगी तो इस्लाम के असूल साबित होते चले जाएंगे। अब सबसे पहली एक चीज़ आप देखिए, हम जब गोश्त चबा के बगैर खाए, जो हमारा कुर्बानी का गोश्त खाया जाता है, आप नोट कीजिए कि उसके साथ हमेशा मुश्किल पेश आती है उसको चबाने में, कि इसके एक तो वाटर कंटेंट उसका, फिर हमने उसको टाइम नहीं दिया कुकिंग में, उसको हमने थोड़ा सा कड़ाव उसके अंदर डेवलप नहीं होने दिया। जो हम बाज़ार का गोश्त रूटीन में खाते हैं उसके अंदर पानी के कॉन्टेक्ट को लगा के उसे उन्हें किसी तरह अलाइव रखा जाता है, या जैसे भी उसकी रस्से को कायम रखा जाता है, फिर वो गोश्त बहुत पुराना, पता नहीं कैसा जानवर था, ज़बह किया गया। दूसरी चीज़ पानी के बारे में जो सरकार का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पहले पी लें या दरमियान में या उसके बाद ना पिए, इसकी एक ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन डॉक्टर अवैस करेंगे। लेकिन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आप बताया गया कि हम बाद में पेप्सी या कोई भी हम ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। पानी पहले ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप आधा घंटा ज़रूर टाइम दीजिए, ताकि खाने को अपने रूटीन के तहत से डाइजेशन का जो अमल है वो उसका कंप्लीट हो सके। अच्छा, खाने के बाद पीना क्या है, इसके लिए बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनको मैं चाहती हूँ कि आप एड्रेस करें। खाने के बाद आप कोई भी कहवा ले सकते हैं, खाने के बाद कितनी देर बाद आपको इस चीज़ का इंटेक लेना चाहिए? डॉक्टर इस हवाले से क्या कहते हैं कि अगर कोई सी चीज़ की नौयत गर्म है, वो चाय है या कहवा है, तो खाने की कितनी देर बाद आपको गैप डालना चाहिए? कोई भी चीज़ होगी वो एटलीस्ट टू आवर्स तो जरूर ही चाहिए। जैसे फ्रूट के बारे में कहवा भी हो चाहे कहवा हो, कोई भी चीज़ हो खाने के बाद उसको तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करने दीजिए। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, बड़ा ही कमाल की चीज़ है, जिसको डॉक्टर वैस बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे जब हम खाना खाते हैं तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें हमारी एक्टिव, कौन से एंजाइम्स, कौन सी वो एक कमाल का सिस्टम है। आप देखें तो अल्लाह ताला की सनाई पे रश्क आता है कि कैसे जिसे फरमाया गया ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साख्त पे पैदा किया है, तो वो ये चीज़ हमारी इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि कैसे ये चीज़ अल्लाह ताला ने डेवलप की है। अच्छा देखिए, अल्लाह पाक का निज़ाम है जो कि हमें पता है कि हमने उसको किस तरह से ड्राइव करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बड़े आराम से कह रहे थे गलती से मिस्टेक हो गई, हमें पता नहीं चला। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, अगर गलती कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, तो अपनी ज़ात के साथ, अपनी सेहत के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये जो मिथ्स है ना, इनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें एक मिथ ये भी, जिसका जिक्र मैंने डॉक्टर इफ्तिखार से किया, कि हमें खाने के फ़ौरन बाद कहवा चाहिए होता है। कितना आपको गैप देना चाहिए, कितने टाइम के बाद आपको इन चीज़ों का इंटेक करना चाहिए, वो कोई भी लिक्विड बेस्ड हो? बेसिकली तो ये हम अपने कॉन्शियंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं ना, कि अगर हमने ज़्यादा खाना खा लिया है तो शायद वो पी लेंगे तो उसके साथ कुछ मसला नहीं होगा, बेहतर हो जाएगा। देखिए बेसिक जो है ना, डाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। खाना खाने के बाद बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं हमारे मैदे में और हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो आ जाते हैं, लिवर से, लबलबा जो जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं वहाँ से, ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि खाने की डाइजेशन स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारी पॉपुलेशन ओबीस है, फैटी लिवर का मसला 20-30% पॉपुलेशन में है। ये स्लो मेटाबलाइजर्स हैं, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है, यानी एक आम जो 20-25 मिनट्स की एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ये लोग उसको 40-45 मिनट्स में डाइजेस्ट करते हैं, और उसके ऊपर जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो ऑब्वियसली ये डाइजेशन प्रोसेस जो है ये लेट हो जाता है। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं अगर बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में हो तो ये खाने को फ़ौरन डाइजेस्ट कर देंगे, लेकिन कहवा पीने से, पानी पीने से, बोतल पीने से ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये डाइल्यूट हो जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये अपनी एफिकेसी को खो देते हैं। उस वजह से हम इसको प्रोलॉन्ग करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट है मेटाबॉलिक रेट को तेज़ करना। आप सुबह उठ के जो है आप कहवा पीना चाहें पी लें, आपसे वो सिरका लोग शहद इस्तेमाल करते हैं गर्म पानी में, वो इस्तेमाल कर लें। आप ग्रीन टी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें, दिन में एक दफ़ा इज़ इनफ। हमें अपने कॉन्शियंस को सेटिस्फाई नहीं करना कि हमने ज़्यादा खा लिया आज तो हमें कहवा पीना पड़ेगा या चाय पीनी पड़ेगी या ग्रीन टी पी के वो उसी वक्त डाइजेस्ट हो जाएगा। हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है।
कुर्बानी के दिनों में एक और मसला बहुत ज़्यादा होता है कि नॉर्मल रूटीन में हम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा खाना खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी एक लिमिटाइज्ड है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो सारा जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है वो सारा चलता है। कुर्बानी के दिनों में कहीं से आ रहे हैं, कुछ हम जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, नॉर्मल रूटीन के साथ खा रहे हैं, पूरा पूरा दिन हमारी बॉडी की जो सारी एनर्जी है वो डाइजेस्ट करने में कंज्यूम कर रही होती है, उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो बिल्डअप भी करे उसके बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम एबनॉर्मली उसको यूज़ करेंगे अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को और बार बार यूज़ करेंगे और पूरे पूरे दिन में बिल्डअप भी कुछ नहीं हो रहा होगा, तो उसके साथ अल्टीमेटली तो फिर वो सेहत ख़राब होने को, फिर ये 1 दिन नहीं होता, फिर ये 3 दिन होता है। पहले दिन शायद हम मेज़बान होते हैं, अगले दिन मेहमान होते हैं, और फिर तीसरे दिन हम कहीं बाहर जाके खा रहे होते हैं, दावतों का सिलसिला और दूर फिर चले चौथे जाता है। दिन हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं। वो छुट्टियां जितनी ज़्यादा हो जाएं, और इस ईद पे फिर आगे उसके बाद एक संडे भी आ रहा है, और फिर वो तो इस तरह एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोसेस ज़्यादा चलेगा। अच्छा डॉक्टर अवैस, आप तो जो हम अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो बेसिकली इंटरनल प्रोसेस की, इंटरनल डिजीज़ की, इंटरनली अपने आप को सेफ रखने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ कम नहीं करते। मिसकंसेप्शंस की इतना बड़ा एक पंडोरा बॉक्स हमारे पास उसे खोले, तो बेटा ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लो, बेटा ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लो। हम तो अपने डॉक्टर खुद बने होते हैं, या फिर हम दस्ती गूगल करते हैं, मतलब हमारी ये प्रैक्टिस बड़ी आम है। अब अगर हमने मिसकंसेप्शन की बात की इस बारे में कि आपने खाना खाया नहीं, तो अपने कॉन्शियस को आप सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए, रिलीफ के लिए फौरी तौर पर कहवा पी ले। एक और बड़ा आम सी चीज़ है जो हम करते हैं, वो क्या, अभी खाना खाया नहीं, आए वॉक करने चलते हैं। मतलब व्हाट इज दिस? आप कहीं भी जाएं, किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, कहीं से पढ़ लें, चाहे गूगल डॉक्टर से चेक कर लें, चाहे यूट्यूब से चेक कर लें, कभी आपको ये नहीं कहा जाता कि खाने के फौरन बाद आप चहलकदमी शुरू कर दें। तो कंसेप्शन है, इसको जरा दूर करें। कितनी देर बाद आपको वॉक करनी सबसे चाहिए? पहले मैं डॉक्टर वैस की एक बात बताऊं, जब हम पढ़ते थे केई मेडिकल कॉलेज में, तो हमारे साथ जो लक्ष्मी है वो डाइट का एक वहाँ पे हब था, तो हमने कभी अपने क्लास फेलोज ने, दोस्तों ने जाया करते थे खाने के लिए, तो हाईली जिसे कहते हैं ना बटरी और वो खाना फैट का वो सारा मिल लिया। उसके बाद मुझे अपने क्लास फेलोज की बातें याद आती हैं, हालांकि पढ़े लिखे बच्चे, कि चाय ज़रूर पीनी है कि जो फैट है चिकनाई नीचे चली जाए। मतलब वो गर्म चाय है तो वो आपकी जी। अच्छा, ये जो बेटा आप कह रही हो ना कि इसके बारे में आपने किसी क्वेश्चन क्या किया कि आपको चहलकदमी कितने टाइम के बाद ये तो बड़ी क्लियर है कि चहलकदमी खाने पीने का फौरन बाद नहीं करनी चाहिए। हमेशा आप टाइम दीजिए डाइजेशन के लिए, एक प्रोसेस है उसको स्टार्ट होने दीजिए। और स्पेशली कार्डिक पेशेंट्स के बारे में तो मुझे याद है कि हम इस चीज़ के बारे में पेशेंट्स को बाकायदा लिख के देते थे, खाना खाने के बाद आपने वजू तक नहीं करना, आराम से बैठ रहे हैं, खाने को टाइम दीजिए ताकि वो अपना डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट सिस्टम कर सके। ब्लड ज़ाहिर है उसकी कुछ रीजंस हैं वो समझिए, लेकिन ये हमारी इंस्ट्रक्शंस राइटिंग दी जाती हैं पेशेंट्स को। खाने के बारे में तरीका यही है कि खाने से पहले जब आपको 2 घंटे तक तकरीबन हो तो एक्सरसाइज पे जा सकते हैं, उस वक्त आप सैर कीजिए। और गर्मी सर्दी में थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा कि सर्दियों में हमेशा दोपहर को सैर करें, स्पेशली जो पेशेंट्स हैं, और गर्मियों में हमेशा सुबह और शाम को। दोपहर का टाइम ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ये असूल है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने सैर नहीं करनी। लेकिन हम देखिए अगेन क्या करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ना, वो जो गिल्ट हमारे अंदर होता है, हमने बहुत कुछ खा ली है, उसे फौरी तौर पर रिलीज़ करने के लिए आए भी वॉक करने चलते हैं, खुद भी चलते हैं, दूसरों को भी खींच के ले जाते हैं। कितनी देर बाद आपको वॉक करनी चाहिए? एक और ये चीज़ कि खाने की कितनी देर बाद आपको मूवमेंट देनी चाहिए या बॉडी आपकी मोशन में आए। दूसरा ये बताएगा कि ये मिथ्स बड़े अरसे से चलती आ रही, मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस किए हैं बहुत सारे डॉक्टर से, वॉक ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है, जो आप सुबह करते हो वो, या जो आप शाम को करते हो वो? अच्छा, अगर हम इसको टाइट्रेट कर लें ना हमारे जो अपना निज़ाम है उसके मुताबिक, तो जो एंडोजेनस स्टीरॉयड प्रोडक्शन है वो शुरू होती है सुबह 4 बजे के करीब, 3-4 बजे के करीब। शायद फजर की नमाज का हुक्म भी इसलिए है कि हम उस टाइम पे उठें। अब हम अपने लाइफस्टाइल को देखें, जिसने डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया, तो हम आम तौर पे आजकल सो ही 1-2 बजे रहे होते हैं और फिर लेट उठते हैं। तो अगर जिस टाइम पे हमारी बॉडी जो खुद स्टीरॉइड्स पैदा करती है, जिनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट उनका बेनिफिशियल इफेक्ट है, अगर हम उसके साथ उसको लाइज ऑन कर लें, यानी अर्ली मॉर्निंग वॉक कर लें, ख़ास तौर पे मतलब गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि सर्दियों में पॉसिबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो तो उससे ज़्यादा फ़ायदा तो है ही नहीं है। तो उस वक्त आपको थकावट भी नहीं होती, एक फ्रेशनेस का एहसास भी ज़्यादा होता है, और उससे जो है जो आप बिल्डअप कर लेते हैं वो शायद दोपहर या रात की वॉक से नहीं हो सकता। ये स्टीरॉइड्स, एंडोजेनस स्टीरॉइड्स की हम बात कर रहे हैं, ये टेपर ऑफ होना शुरू हो जाते हैं 2-3-4 बजे के टाइम पे, और इनफैक्ट 7-8 बजे तक ये इतने टेपर ऑफ हो जाते हैं, इसी वजह से हम रात को सो पाते हैं। अगर ये टेपर ऑफ ना होते तो शायद हमारी नींद भी जो है वो ना हो पाती। खाने की बात करें तो लोगों को मैं इस तरह समझाता हूँ कि देखें, कुछ टाइम तो आपको देना है ना, जो आपने खाना खाया है उसकी एनर्जी आपको मिले, और उस एनर्जी को फिर आप कंज्यूम करेंगे वॉक के लिए।
अगर उसी टाइम पे आप वॉक करना शुरू कर देंगे खाने के फ़ौरन बाद, जिस वक्त ये डाइजेस्टिव प्रोसेस चल रहा होगा, तो खाना तो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो रहा होगा, उस वक्त आप लो इन एनर्जी होंगे, आपके बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो तो खाना डाइजेस्ट करने में लगे होंगे, तो उस टाइम पे वॉक करना, इनफैक्ट एक्सरसाइज करना कैन समटाइम्स बी हार्मफुल। खाना खाने से पहले जितना मर्जी आप खाना खाने से फ़ौरन पहले वॉक कर लें। अगर आपने बाद में करनी है तो एटलीस्ट 2 घंटे, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, 2 घंटे का वक्फा जो है उसमें लाजमी होना चाहिए। अब ये जो ब्रेक डाउन और जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जहन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस टाइम पे हम बिल्डअप कर रहे हैं और किस टाइम पे जो एनर्जी हमने ली है उसको यूज़ कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैट यूज़ करने से और एक्सेस खाना खाने से और वॉक के बगैर खाने से ऑब्वियसली हम फैट डिपोजिशन ज़्यादा कर रहे होते हैं और फिर वेट गेन और इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और अक्सर ये उन लोगों में है जो आप जिस तरह पॉइंट आउट कर रही हैं, जो कि टाइम का ख्याल रखे बगैर वॉक कर लेते हैं, सिर्फ अपने कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के लिए वो वॉक कर लेते हैं और टाइम जो है उनका बड़ा बेहंगम सा होता है। अच्छा डॉक्टर अवैस, एक बात और बड़ी अहम है कि आपने एक बात बिल्कुल ठीक की कि हमारी रूटीन ही ऐसी है कि हम इस चीज़ को फैशन भी कंसीडर करते हैं और हमें इससे सोया भी नहीं जाता। मतलब बाजू का तो मैंने बहुत सारे लोगों को बड़े मज़े से कहते हुए सुना है कि देखिए हम तो उठते ही 1 बजे हैं, 2 बजे हमारा नाश्ता होता है, 5 बजे तो हमारी सुबह होती है, लाइक समथिंग। मतलब आप ये किसी इसको बड़ाई में कैसे कंसीडर कर सकते हैं? चलिए ये भी छोड़े, अब आपने कभी देखा है, कभी कुछ सोचा है इस बारे में, कभी आपने किसी को ब्रेकफास्ट पे इनवाइट किया हो, आप ब्रेकफास्ट पे चलते हैं क्योंकि सुबह लोग उठते ही नहीं है। हम ज़्यादातर एक आम प्रैक्टिस क्या करते हैं, आपको डिनर पे इनवाइट किया है। अब आगे चूंकि ईद आ रही है तो ज़्यादातर हमने देखा होगा कि नाश्ते पे कम ही लोग आपको इनवाइट करेंगे, या तो आपको करेंगे डिनर पे, और डिनर पे कब होगा, 10 बजे 11 बजे। ये टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है। डॉक्टर इफ्तिखार, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है कि हमने चूँकि हम रातों को जागते हैं तो हमें रातों को लगती है भूख, रातों को भूख लगती है, खाना खाकर हम सो जाते हैं। अब जो डिनर का टाइम है या रात को एक आखिरी मील जो मैक्सिमम होना चाहिए, वो किस टाइम होना चाहिए? देखिए, अब सबसे पहले एक चीज़ को मैं सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोरिलेट करूँगा कि फरमाया गया ईशा की नमाज के बाद कोशिश करो कि सो जाओ और खाना ईशा की नमाज से पहले खा लिया जाए। और अब एक चीज़ देखिए, इसी चीज़ को फॉलो कौन कर रहा है? यूरोपियन कंट्रीज़। अब डॉक्टर साहब इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि आप देखिए 8 बजे के बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ, उसके बाद मार्केट्स में फिरने का काम का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग दे उठ रहे हैं, उसके बाद उन्हें फ़ौरन रश करना है अपनी एक्टिविटीज़ पे। जब छुट्टी है वो अलहदा बात कि उस दिन उन्हें अपनी उस सारी रूटीन को डिस्टर्ब जैसे करते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन 5 या 6 डेज़ पर वीक वो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जो अल्लाह के नबी और अल्लाह के दीन ने हमें चीज़ दी। हमने इस चीज़ को छोड़ दिया। ऑब्वियसली आप देखिए, हम कई दफ़ा आप सोए होते हैं कि हमें ड्यूटीज़ पे जाना होता है, हमारी रूटीन पुरानी बनी हुई है, हमारे बच्चे जाग रहे होते हैं, रात के वक्त आजकल हर चीज़ खुली ओपन होती है, आप उसी वक्त खाने मंगवा लीजिए, वो सारे फास्ट फूड्स वगैरह मंगवा के रात 1-2 बजे डिस्टर्बेंस होती है और वो मंगा के बच्चे यूज़ कर रहे हैं। उसका नतीजा डेफिनेटली ऑब्वियसली डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारी फैटी लिवर जो रूटीन में कभी एक शायद होती होगी, अब तो हमारे हर बच्चे को अल्ट्रासाउंड करें तो फैटी लिवर आ रहा है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, खांसी बाज़ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज हो जाती हैं। ईशा के लिए खाना खा लेना चाहिए। वो जो चीज़ फरमाए बताइए ना, करना है तो हुक्मरानों करो, दोपहर का खाना की तरह और खाना है तो हीरो की तरह। बात आपने कोट की है डॉक्टर साहब, दफ़ा किसी ने आपको ब्रेकफास्ट, क्योंकि लोग खुद सुबह नहीं उठते, होती है कि नहीं भी डिनर पे, और डिनर पे कितने बजे होते हैं, ये कितना अब सारी रात जब आपको खाना हो जाती है और सबको पता हो वाइट करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो है सबसे बड़ा ना कि हमारी रिक्रिएशन के एक फैमिली गेट टुगेदर अब तो नहीं हो रहा, एक और सारे लोग डिनर पे जा रहे हैं कंपेयर टू व्हाट हैपेंस इन उनकी रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ हैं, कोई जूज़ हैं, कोई एडवेंचर लैंड्स हैं, यहाँ पे सब ये है कि फैमिली आने चले गए, दैट ऑल्सो डिनर ना। तो वही बात है कि देखिए उस टाइम पे वो जो एक लेट नाइट क्रेविंग का हम नाम देते हैं जिस चीज़ को, बेसिकली उस टाइम पे आपका अपनी बॉडी तो बिल्कुल एग्जॉस्ट कर चुकी होती है ना, मतलब बॉडी तो टोन्ड है नेचुरली। जिस तरह आप अगर आप जानवरों को देखें तो सारे के सारे रातों को जो है वो आराम करते हैं और सुबह के वक्त जो है उनको किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं और करते आ रहे हैं काफ़ी देर से। इंसानों ने अपने आप को मॉडिफाई किया लेकिन अच्छी तरह से नहीं किया। वेस्ट की बात डॉक्टर साहब ने की, आपको वहाँ पर 8 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं मिलेगा, वो छुट्टियों के दिन को चला गया उनके, लेकिन वो वाकई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हमारी बॉडी जो है ना सुबह के वक्त बिल्कुल टोन्ड अप होती है, मतलब कुछ भी डाइजेस्ट करने के लिए, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि वो जिस तरह एंडोजेनस स्टीरॉइड्स की बात की उसकी वजह से हम बहुत एक्टिव होते हैं। तो सुबह का नाश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है।
जिसमें सारे पोर्शंस होने चाहिए आपके फूड के, इंक्लूडिंग फैट्स और कैलोरीज और जो भी आप लेना चाहें, उस वक्त आप बहुत बेहतर पोजीशन में होते हैं इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद दोपहर का खाना जो कि ऑब्वियसली उससे कम होना चाहिए और फिर होना ज़रूर चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो 2 टाइम का खाना खाते हैं, तो जो पोर्शंस में खाना है, जो फ्रीक्वेंट मील्स वाला कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा ज़रूरी है। एक बात बड़ा ज़रूरी है कुर्बानी के हवाले से भी करना कि जो सिग्नल्स हैं हमारे स्टमक से जो ब्रेन तक जाते हैं, वो तकरीबन 20 मिनट का वक्फा होता है। कभी कभी हम इतनी स्पीड से खा रहे होते हैं और बगैर च्यू किए खा रहे होते हैं कि हमें 20 मिनट बाद अंदाज़ा होता है कि हमने कितना खा लिया। 20 मिनट बाद फिर वो जो ब्लॉटिंग और डिस्टेंशन डेवलप करते हैं हम, उसको जो है आपने, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता खाना बहुत फ़ायदेमंद है कि आपको एक अर्ली सिग्नल स्टमक से चला जाता है कि जी अब डिस्टेंडेड है, अब फुल है, अब इससे ज़्यादा नहीं खाना। यही सारे लोग आके इमरजेंसी में तंग करते हैं जिनको खाने के बाद पता लगता है कि उन्होंने कितना खा लिया। और ये हमने अक्सर घर में सुना है कहते हुए लोगों को कि खाना बड़ा मज़ेदार था, हमने तो हमें पता ही नहीं लगा हमने कितना खाया। चला मतलब ये कौन सी चीज़ है जो कि आपको पता ही नहीं चली, और जब पता चलती है तब डैमेज इज डन, तब आप रिवर्स कर नहीं सकते, तो फिर आपने उस वक्त क्या करना है। तो एहतियात, परहेज इलाज से बेहतर है। तो इलाज मुआवजे की तरफ जाने से पहले ये डॉक्टर साहिबान आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास इलाज मुआवजे के लिए मत आएँ, परहेज करें। परहेज के लिए पूरा प्रोग्राम हमने पूरे घंटे में डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ ये की है कि खुदारा परहेज करें। जाते जाते डॉक्टर इफ्तिखार, इस हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? ईद है, त्यौहार है, खुशी मनाएं, खाएं, लेकिन एहतियात करें। सबसे पहले जो हमारी कोविड की एक न्यूसेंस, जो एक वबा हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत हो गई, लोगों को SOPs को फॉलो करना चाहिए। आप जाके देख लीजिए, ख़रीदारी कर रहे हैं बकरों की, बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट अपने उरूज, अल्लाह बचाए, अल्लाह करे कि ये यहीं पे थम जाए। थोड़े और पेशेंट्स आने शुरू, कराची में इसकी ज़्यादा रेशो आती जा रही है, और इस चीज़ को फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट और मीडिया हर वक्त इस चीज़ पे चीख रहा है। अगर अल्लाह करे कि हमारी इस न्यूसेंस से जान छूट जाए तो फिर हम काफ़ी अपनी गेट टुगेदर और सोशल लाइफ की तरफ वापस आ सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक एक ही उसकी रेमेडी है, वैक्सीनेशन। देखिए, रात को मुझे मैडम यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से ऑर्डर आ गया कि और हमारे पास डोजेज़ आ गई हैं मुख्तलिफ वैक्सीन की, साइनोवैक्स, साइनोफॉर्म, और उसका जो हमारी फाइज़र है, और मैं हॉस्पिटल में ईच इज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, और लोग आएँ, लगवाएँ, अल्लाह के लिए लगवाएँ। ये एक ही रेमेडी है हमारे पास, इसके अलावा अभी तक हमारे पास कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अल्लाह करे कि ट्रीटमेंट आ जाए तो इससे भी हमारी जान छूट जाए। लेकिन देखिए, बहुत ज़रूरी है, आप लोग इस पर बार बार हर TV मीडिया चैनल हर चीज़ को चला रहे हैं, इश्तहारों की शक्ल में मशाहिर के पैगाम दिए जा रहे हैं। इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बाकी तो डॉक्टर साहब ऐसे ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि चबा के खाइए, अच्छी तरह ज़बा कर लीजिए, उसको अच्छे किसाई से बनवाइए, उसके बाद हद इतदाल को, चाहे अल्लाह करे कि सेहतमंद हो चाहे बीमार हो। तो ये सारे सजेशंस हैं, तो इनको आपने कंसीडर करना है। आप क्या कंक्लूडिंग पॉइंट्स देंगे डॉक्टर वैस? मुझे आपने 2 मिनट देने हैं इसमें। देखिए, आज हम वेस्ट में देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल मैचेस में भी उनके स्टेडियम में क्राउड्स पूरे हैं, क्रिकेट मैचेस में भी और बाकी जगहों पे, और हम यहाँ देखते हैं हमारी जो 2 सबसे बड़ी मस्जिदें हैं उनमें अभी वो वीरान ही है। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट जो है, मैं बड़ा हैरान हूँ, कुछ अरसे से लोगों से सुनता चला आ रहा हूँ वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ जो बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, और कुछ लोगों को मैंने पूछा वैसे ही, तो वो कहते हैं हमारा जो है मार्केट्स में फ़ैसला हो गया कि हम इज्तिमाई फ़ैसला हो गया कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करानी। वो जगह जहाँ पे वैक्सीनेशन लोगों ने कराई हैं वो खुल गई हैं, वहाँ पे लॉकडाउन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लोग बेहतर पोजीशन में हैं। हम फाइनेंशियली भी ज़रा कमज़ोर लोग हैं, हमारे ज़्यादा लोग डेली वेजर्स हैं, हम इससे बहुत बुरी तरह हिट होते हैं। तो इस वजह से हमें वैक्सीनेशन करानी है ताकि लॉकडाउन ना हो। कुर्बानी की बात पे आते हैं। देखिए, सुन्नत है तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा है। गोश्त जो कुर्बानी का है, विटामिन B12 उसमें बहुत ज़्यादा है, आयरन उसमें बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जो है वो लो जो है इन सोडियम है, जिसका हमें बहुत फ़ायदा है। हमें इसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन इस तरह से कंज्यूम करें कि वो वाकई आपको फ़ायदा दे, बजाय इसके कि वो आपके लिए सेहत की परेशानी का बायस बन जाए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। जिस बात पर मैंने प्रोग्राम को एंड करना था, डॉक्टर वैस ने बड़ी डिटेल से आपको ये बताया है, तो मैं आपको सिर्फ इस बात पर ये कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, फॉर हेवन सेक, फॉर गॉड सेक, जाएं और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये आपके लिए, आपके घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी अमल है, कोविड-19 से बचने के लिए या अपने इम्यून को बेहतर करने के लिए। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। ईद की तैयारियाँ करें, लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।